स्टडी मॉर्निंग प्रेजेंट्स। वेलकम क्लास। ये वीडियो जो है क्लास 8 को माइंड में रखते हुए किया गया है। ये हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 है, रूलिंग द कंट्री साइड। इस चैप्टर का वीडियो मैं ऑलरेडी मेरे यूट्यूब चैनल में दे चुकी हूँ। इसके अब हम NCERT सॉल्यूशन क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। फटाफट एकदम हम क्वेश्चंस आंसर्स को देख रहे हैं। अच्छा क्लास, मोटिव क्या है, क्वेश्चन आंसर्स क्यों डिस्कस कर रहे हैं, सबसे पहले ये बता दूं। मोटिव ये है कि अगर आपके क्वेश्चन आंसर्स की अगर अंडरस्टैंडिंग क्लियर होती है ना, तो फिर क्या होता है, अगर आप पेपर में आंसर को जो आपने याद किया है अगर वो भूल भी जाते हैं, पर आंसर का अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप उसको अपने ओन लैंग्वेज में लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसी आइडियोलॉजी के साथ मैंने NCERT सॉल्यूशंस को जो है आप लोगों के साथ डिस्कस करने के बारे में सोचा। तो इसमें जो मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन्हीं को डिस्कस कर रहे हैं। डिस्क्राइब द मेन फीचर ऑफ द परमानेंट सेटलमेंट। यस, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अगर आपके जो कॉपी में जो लिखा गया है वो आंसर और यहाँ वाले आंसर्स में अगर डिफरेंस लगते हैं, तो इसमें से आपको जो भी आंसर सही लगता है, छोटे लगते हैं या बड़े लगते हैं, प्रेफरेंस आपका है। दोनों आंसर से मेरे द्वारा लिखे गए हैं, तो आप दोनों में से किसी एक आंसर को, जिसमें भी जो भी आपको सही लगता है, आप लिख सकते हैं। ठीक है, ये कन्फ्यूजन बहुत सारे बच्चों का होता है, तो मैंने सोचा कि पहले ही बता दूँ। डिस्क्राइब द मेन फीचर ऑफ द परमानेंट सेटलमेंट। अकॉर्डिंग टू द परमानेंट settlement, the rajas and talukidar were recognized as the zamindar and were given the responsibility of revenue collection from the peasants. तो परमानेंट सेटलमेंट के अकॉर्डिंग जो है राजा और तालुकेदार को ज़मींदार के रूप में जो है वो ये काम दिया गया था कि वो पीजन से जो है वो टैक्स लेकर के आए। अमाउंट जो था परमानेंट सेटलमेंट में उसको फिक्स कर दिया था, ठीक उसके नाम की तरह। अब हम महालवाड़ी और परमानेंट सेटलमेंट के जो है, थोड़ा सा पिक्चर ब्लर है पर बहुत ही मैंने इसको इजीली कर दिया है। आप इससे आप अपने आंसर को इसमें भी कर सकते हैं। परमानेंट सेटलमेंट और महालवाड़ी सेटलमेंट में डिफरेंस क्या है, सबसे पहले ना मैं परमानेंट वाला सेक्शन आपको समझा देती हूँ। तो परमानेंट सेटलमेंट इंट्रोड्यूस हुआ था बिहार और बंगाल में, और महालवाड़ी सेटलमेंट जो है वो हुआ था वेस्टर्न पार्ट ऑफ गैंगेटिक वैली, नॉर्थ वेस्ट प्रोविंसेस, पार्ट ऑफ सेंट्रल इंडिया एंड पंजाब। इन एरियाज़ में महालवाड़ी सेटलमेंट जो है वो लागू किया गया था। परमानेंट सेटलमेंट इंट्रोड्यूस हुआ था 1793 में और महालवाड़ी 1822 में। परमानेंट सेटलमेंट जो है उसका रेवेन्यू बहुत ही फिक्स था। गवर्नमेंट चाहे भी तो उसको ना बढ़ा सकता है ना घटा सकता है, वो फिक्स्ड हो गया। महालवाड़ी सेटलमेंट जो है वो एक रिवाइज किस्म का मेथड में चलता था। उसको पीरियडिकली लाइक 5 ईयर 10 ईयर्स में एक उसको फिर से मेज़र किया जाता था, फिर से उसमें देखा जाता था कि जो भी नई न्यू अपडेट्स है, किसी ने अगर ज़मीन खरीदे है, बेचा है, तो उस हिसाब से फिर से जो है उसको बार बार पीरियडिकली रिवाइज किया जाता था। मतलब गवर्नमेंट उसको क्या कर सकता है, बढ़ा भी सकता है, घटा भी सकता है। जो परमानेंट सेटलमेंट में फिक्स था वो महालवाड़ी सेटलमेंट में फिक्स नहीं था। फोर्थ पॉइंट क्या है, यहाँ पे परमानेंट सेटलमेंट में चार्ज किसके पास था, रेवेन्यू कलेक्ट करने का ज़मींदार, और महालवाड़ी सेटलमेंट में किसके पास था, विलेज हेडमैन। तो जो भी आंसर, चाहे कॉपी का आंसर हो या चाहे इसमें दिखाए हुए आंसर हो, जो भी आपको सही लगता है, इजी लगता है, आप उसको कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, प्रॉब्लम्स क्या अराइज हुए मुनरो सिस्टम में। ठीक है ना, यानी कि महालवाड़ी सिस्टम में। द रेवेन्यू ऑफिसर्स वांटेड टू इंक्रीज द इनकम फ्रॉम लैंड। वो चाहते थे कि अपना इनकम जो है वो इंक्रीज़ करेंगे, कैसे ना, लैंड पे टैक्स लगाकर। तो इसीलिए उन्होंने फिक्स कर दिया, लैंड डिमांड जो है बहुत ऊंचा जो है उन्होंने फिक्स कर दिया। अब पीजन वर नॉट एबल टू पे द, जिसकी वजह से जो पीजन्स है वो अब इन रेवेन्यू को पे नहीं कर पा रहे हैं। अब उससे क्या हो रहा है कि जो विलेजर्स है वो कंट्री साइड, यानी कि अपना जो विलेज है उसे छोड़ करके जा रहे हैं। अगर कोई टैक्स दे ही नहीं पाएगा तो ऑब्वियस उसके लैंड तो वैसे भी ज़मींदार कैप्चर कर ही लेगा। तो इसीलिए वो अपने देश को छोड़ के, विलेज को छोड़ करके कहीं और सेटल्ड होने लगे,
टैक्सेस दे ही नहीं पा रहे तो क्या करें। वाई वर रायट रिलेक्टेंट टू ग्रो इंडिगो। आई नो ये आंसर काफ़ी छोटा है, आप सभी लोग कॉपी के आंसर से इस आंसर को कंपेयर करके इसी आंसर को करने वाले हैं। सो कोई नेवर माइंड, ये आंसर बिल्कुल सही है पर बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में लिखा गया है। जो प्लांटर्स है वो बहुत ही कम पे करते थे इंडिगो को जो भी ग्रो करते थे। रायट्स वर नॉट इन अ पोजिशन इवन टू रिकवर हिज कॉस्ट, अर्निंग अ प्रॉफिट वॉज अ फार फेंच आइडिया। मतलब अपना जो उन्होंने इन्वेस्ट किया है वही उनका आ नहीं पा रहा है वापस, तो प्रॉफिट तो दूर की बात है। दिस मीन दैट रायट्स को ये समझ में आ गया कि वो एक डेप्ट यानी कि एक लोन साइकिल के अंडर में है, जिसकी वजह से जैसे उन्होंने इस सिचुएशन को समझा उन्होंने इंडिगो ग्रो करना बंद कर दिया। ये आंसर बहुत छोटा है, इस आंसर को आप बिल्कुल कर सकते हैं, इसमें सारी चीज़ें वो आ गई है जो चाहिए था। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, क्या इवेंचुअली क्या ऐसा हुआ कि बंगाल में इंडिगो बंद हो गया। द रायट बिगॉन टू रिफ्यूज़ टू ग्रो इंडिगो। जो रायट्स है, जो फार्मर्स हैं, उन्होंने इंडिगो को ग्रो करने के लिए मना कर दिया। दे वर सपोर्टेड बाय द विलेज हेडमैन एंड सम ज़मींदार इन देयर फाइट। और फार्मर्स को सबसे बड़ा सपोर्ट मिला विलेज हेडमैन और ज़मींदार्स के साइड से, जिसकी वजह से वो प्रोटेस्ट करने के लिए जो है वो सक्षम हो पाए कि हाँ फ्री माइंड में अब हम प्रोटेस्ट कर सकते हैं। द स्केल ऑफ प्रोटेस्ट वॉज सो मच दैट द गवर्नमेंट हैड टू इंटरवेन। प्रोटेस्ट इतने ज़्यादा पैमाने पे था कि गवर्नमेंट को यहाँ पे बीच में आना पड़ा। जब इंडिगो कमीशन एक इंक्वायरी लेवल में बिठाया गया कि प्रॉब्लम कहाँ है, तो इस इंक्वायरी में पता चला कि जो प्लांटर्स है वही गलत है, इलीगल वे में जो है वो फार्मर से कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा करके वो इंडिगो ग्रो करवा रहे हैं। और इसी तरीके से फिर बंगाल में जो है वो प्रोडक्शन बंद हो गया इंडिगो का। बस हो गया चैप्टर। क्लास आई होप कि ये जितना भी मैंने आपको समझाया है इस स्लाइड से आप क्वेश्चन आंसर्स को लिख सकते हैं, कोई बात नहीं है, मैंने सारा देख लिया है। एज इट इज़ जितना क्वेश्चन में पूछा गया है इस हिसाब से आप ये आंसर्स लिख सकते हैं, चाहे आप कॉपी का लिखो या इस स्लाइड में दिखाए गए आंसर्स को लिखो, दोनों आंसर्स बिल्कुल सही है। बस आप याद करना शुरू कर दीजिए क्योंकि पेपर बहुत ज़्यादा नज़दीक है। तो एनसीईआरटी सॉल्यूशन डिस्कस करने के पीछे का रीज़न ही ये था कि आपके क्वेश्चन आंसर्स के कॉन्सेप्ट जो है वो आप लोगों के लिए बिल्कुल क्लियर हो जाए, ताकि आप अगर आंसर भूल भी जाते हो तो कम से कम अपने खुद के लैंग्वेज में उसको बना के लिख सकते हो। तभी लिख पाओगे जब आपका अंडरस्टैंडिंग क्लियर रहेगा। ओके क्लास, सो वीडियो को ज़्यादा मैं लंबा नहीं करूँगी, यहीं पर ही ख़त्म करती हूँ। टेक केयर।